सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेजेएम में भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। सीबीआई ने जेजेएम घोटाले यानी कि जल जीवन मिशन घोटाले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति कंपनी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूर्व मंत्री और तत्कालीन एसीएस सहित कई लोग इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। सीबीआई के जांच के लिए राज्य सरकार ने पहल की। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सरकार के सामने अपना पक्ष भी रखा। घोटाले में सरकार की ओर से कार्रवाई की जानकारी दी गई। कांग्रेस के समय शिकायतों की जांच नहीं की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में डिटेल जांच भी जारी है। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा। दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला किसने कर डाला? गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशनखोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। ईडी, एसीबी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ठेकेदार पदमचंद जैन, महेश मित्तल की खुलेगी पोल। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी। विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस। 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल 6 अगस्त को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीएचडी के एक्सईएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। ये घूस उन्हें ठेकेदार पदमचंद जैन ने दी थी। इस दौरान जब और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो सामने आया कि इसमें जो 900 करोड़ रुपए के करीब फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो लगा करके टेंडर लिए गए हैं। जांच में यह भी पता चला था कि हरियाणा से जो चोरी के पाइप थे वो भी जल जीवन मिशन में बिछाए गए हैं। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 करोड़ 50 लाख की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा, अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। जांच और पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे अभी तक ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं और सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो एक तरफ परिवहन विभाग पूरे राज्य में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मुहिम चला रहा है और इन्हें न लगाने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवहन विभाग जिन गाड़ियों से ड्राइविंग टेस्ट ले रहा है वो या तो जर्जर हालत में है या फिर उन सभी गाड़ियों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब है। देखिए इस रिपोर्ट में।
ये तस्वीरें हैं जगतपुरा में बने ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की। यहाँ पर आरटीओ उन लोगों का ड्राइविंग टेस्ट लेता है जिन्हें 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस लेना होता है। यहाँ पर बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि अगर लाइसेंस चाहते हैं तो अपनी गाड़ी लेकर आएं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आरोप है कि ट्रैक के बाहर सक्रिय दलाल 1000 रुपए में लाइसेंस लेने वालों को किराए पर वाहन देते हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, जिन गाड़ियों को किराए पर दिया जा रहा है वो खस्ता हालत में है। इतना ही नहीं, सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी गायब है। ये जगतपुरा का ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। आप मेरे पीछे खड़ी गाड़ियों की स्थिति देखिए। ये वो तमाम गाड़ियां हैं जिसके अंदर बैठे लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं ताकि उन्हें लाइसेंस मिल सके। लेकिन इन गाड़ियों की नंबर प्लेट और इन गाड़ियों की अवस्था पर आप गौर करेंगे तो गाड़ियों की हालत जर्जर है। साथ ही साथ परिवहन विभाग लगातार जिस नियम की पालना पर सख्ती बरत रहा है कि सभी गाड़ियों के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी गाड़ी के अंदर आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जर्जर गाड़ियों के साथ ये लोग जो है वो यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि किराए पर दी जाने वाली इन गाड़ियों में कई गाड़ियां तो आउटडेटेड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं है। एक तो जर्जर गाड़ियां, ऊपर से बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां। किराया मनमाना और विभाग की नाक के नीचे नियमों की अनदेखी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। जब न्यूज 18 ने इस बाबत आरटीओ प्रथम से बात की, उन्होंने मामले की जांच की बात कही। बीच में इस तरह की बात सामने आई थी, मीडिया के मार्फत भी आई थी और कुछ लोगों ने भी बताया था। तो इस संबंध में जब ये बात प्रकाश में आई तो आरटीओ ऑफिस से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक अकाउंट्स के अफसर हैं और एक आरटीओ हैं और एक इंस्पेक्टर हैं। और उस कमेटी वो जांच कर रही है कि ये विषय है, इसमें क्या कमियां हैं, और जांच रिपोर्ट आने पर जो भी उसमें कमियां होगी उसको दुरुस्त करेंगे। और वाकई में अगर इस तरह की कोई गलती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जर्जर और आउटडेटेड गाड़ियों में अगर किसी का टेस्ट देते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि अब आरटीओ की जांच के क्या नतीजे सामने आते हैं और कौन से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विभाग खुद ही नियमों की अनदेखी कर रहा है तो आम लोगों से ऐसे में क्या अपेक्षा की जा सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे लेकर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के बीच 3 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसके चलते इस साल दिसंबर 2024 में विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। हाईटेक होने जा रही है राजस्थान विधानसभा। इसको पेपरलेस बनाने का हमने निर्णय किया है। केंद्र और राज्य के बीच त्रिपाठी एमओयू साइन। एक ऐप एक नेशन, एक नीवा का एक प्रोजेक्ट है, उसको हम राजस्थान में अंगीकृत कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्मेट में होंगे सदन के सभी काम। राजस्थान विधानसभा जल्द ही पेपरलेस हो जाएगी। दिसंबर 2024 के बाद विधानसभा का हर काम डिजिटल होगा। इसे लेकर केंद्र, प्रदेश और राजस्थान विधानसभा के बीच 3 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही से लेकर विधानसभा सचिवालय के सभी काम डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इस एमओयू के तहत केंद्र और राज्य सरकार के खजाने का इस्तेमाल 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की बहुत गरिमा भी रही है और टेक्नोलॉजी जैसे से आ रही है, इसको पेपरलेस बनाने का हमने निर्णय किया है। उसके तहत एक ऐप एक नेशन, एक नीवा का एक प्रोजेक्ट है, उसको हम राजस्थान में अंगीकृत कर रहे हैं। उसके तहत 3 पार्टी हमने एमओयू किया है, जिसमें एक राजस्थान विधानसभा, एक केंद्र सरकार और एक हमारे नीवा, तीनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट में लगभग 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 60-40 रेशो में केंद्र और राजस्थान सरकार का व्यय होगा। लगभग 11 करोड़ केंद्र सरकार देगी और 7 करोड़ उसमें राजस्थान सरकार का लगेगा। उसके लिए एमओयू के बाद तुरंत
इस पे आचार संहिता खत्म होते ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा हाईटेक होने वाली है। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते विधानसभा और विधानसभा सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और रुक लेंगे इस बीच मिल रही सबसे बड़ी खबर का। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सैम पित्रोदा ने अपने विवादास्पद बयान के बाद इस्तीफा पेश कर दिया। इस बयान के बाद से लगातार बीजेपी सैम पित्रोदा पर हमलावर थी। इसे लेकर कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी बीजेपी की ओर से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने बोला था कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस रंग के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। तो सैम पित्रोदा ने रंग को लेकर बयान दिया था और इसे लेकर अब जैसे जैसे वो विवादों में घिरते चले गए, उनकी ओर से एक्शन लिया गया है और उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा पेश कर दिया है। विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पद पर इसे लेकर जानकारी दी। एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की गई है जयराम रमेश की ओर से कि सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। तो लगातार उनके बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी जा रही थी, चर्चाएं की जा रही थी, जमकर विवाद भी हो रहा था। बीजेपी इसे लेकर हमलावर भी थी। सैम पित्रोदा ने रंग को लेकर जो बयान दिए थे उसे लेकर लगातार बयान सामने आ रहे थे। और इसके बाद बड़ी खबर यह है कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था उसे लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि पूर्वीय भारतीय चीनी लगते हैं तो दक्षिण के अफ्रीकी लगते हैं। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से जब विवादास्पद बयान दिया तो इसे लेकर राजनीति गर्म हो गई। चूंकि चुनावों का समय है, वोटिंग भी लगातार जारी है और ऐसे में हर एक बयान मायने रखता है। सैम पित्रोदा की जबान फिसली और इधर बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया घेरने का। इसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया जा रहा था, उनके बयान को लेकर घेरा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान की निंदा की थी और अब इसके बाद सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। और रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात करेंगे पेपर लीक के गुनाहगारों को लगे झटके की। एसआई भर्ती पेपर लीक में हाईकोर्ट ने सीएमएम कोर्ट के 11 ट्रेनी एसआई और कांस्टेबल को जमानत पर रिहा करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कोर्ट ने पहले से गिरफ्तार 14 आरोपियों के संबंध में तथ्य जांचने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे, तो उस रिपोर्ट के आने से पहले कोर्ट को इन आरोपियों को लेकर डिफरेंट व्यू लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि पहले से लंबित जांच 15 दिन में करें और डीजीपी की रिपोर्ट के बाद अवैध हिरासत का बिंदु तय किया जाए। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी जहां पर पेपर लीक हुआ, इसके बाद से जांच लगातार जारी है। कई आरोपियों को लेकर पूछताछ भी की जा रही है और जमानत याचिका को झटका लगा है। और अब एक सवाल कि आखिर दवा में किसने आग लगाई? स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ऐसी ही तस्वीरें जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनके दावों की पोल खोल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली बयां करती दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में जर्जर अस्पताल में लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरी में सरकारी दवाओं को जलाने का प्रयास किया गया है। जर्जर अस्पताल में सेहत की दवा बन रही है। ऐसी कोई दीवार नहीं है जिसमें कोई दरार नहीं है, ऐसी कोई छत नहीं है जो उखड़कर नीचे गिरने पर आमादा नहीं है। अस्पताल में दाखिल होना मतलब मौत के कुएं में घुसना है।
12 जिला अस्पताल में इलाज कराना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तो वही आता है जिसे जिंदगी ने जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। छतों से आए दिन प्लास्टर गिरता है, कई बार तो वार्ड में भर्ती मरीजों पर भी प्लास्टर गिर चुका है। चंद लोग जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने के सरकार के प्रयास पर पानी फेरने में जुटे हैं। ये हम नहीं कह रहे, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें किसी संवेदनशील शख्स को परेशान करने के लिए काफी है। सोचने समझने के लिए मजबूर करने वाली ये तस्वीरें चूरू के सुजानगढ़ से आई हैं। यहाँ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की दवाइयों को जलाने की कोशिश की गई। यकीन नहीं हो रहा है ना? हो भी कैसे? कई जगह मरीजों को बिना दवा लौटा दिया जाता है तो कुछ जगहों पर दवाइयां जलाई जा रही हैं। ग्रामीणों की इत्तला पर सालासर पुलिस मौके पर पहुंची और दवाओं को जब्त किया। खास बात यह है कि इनमें से एक भी दवा एक्सपायरी डेट की नहीं है। इन दवाओं की एक्सपायरी 7 जुलाई 2025 की है। ग्रामीणों के मुताबिक इसी जगह पर 2-3 बार पहले भी सरकारी सप्लाई की दवाएं जलाई जा चुकी हैं। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि ब्लॉक सीएमएचओ को थाने में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अपराधी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके। उसमें दवाइयाँ पड़ी हुई थी वहाँ पे, जो जलाई हुई थी, आधी जली हुई थी, आधी नहीं जली हुई थी। इस बारे में डीसीओ को सूचित कर दिया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं और अपनी विभागीय जांच करें ताकि पता चल सके कि जो दवाइयाँ सरकार ने दी हैं लोगों के लिए वो वहाँ पे क्यों जलाएगी और किस कारण से जलाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लंबी चौड़ी बातें जरूर सुनने को तो मिल जाती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चरमराई स्वास्थ्य सेवा के कारण जनता दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जॉली LLB 3 फिल्म को लेकर दायर दावे पर आज कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के वकील पेश हुए। इस सुनवाई के साथ ही अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से फिल्म के DRM ऑफिस सेट का निरीक्षण करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई, जिसको लेकर 10 मई को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर रेलवे की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर दायर याचिका को खारिज करने की मांग की गई। दावा हमने पेश कर रखा था, उसकी सुनवाई थी। अक्षय कुमार की तरफ से माधव मित्र वकील जयपुर से आए हैं और अरशद और उसके सुभाष कपूर की तरफ से भी वही आए हैं। रेलवे की तरफ से 7/11 का एक प्रार्थना पत्र पेश हुआ और हमने जो है मौका निरीक्षण का एक प्रार्थना पत्र पेश किया। अब दोनों प्रार्थना पत्र के जवाब और उसकी सुनवाई पे परसों की तारीख दी है। खबर बूंदी शहर से है, जहां पर दूषित पानी की आपूर्ति के चलते आक्रोशित भाजपा पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। पीएचईडी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचकर AEN और JEAN का घेराव कर उनके साथ खरी खोटी सुनाई गई। साथ ही उन्होंने JEN सिद्धार्थ जिंदल को दूषित पानी पिलाने का भी दोषी करार दिया और दूषित पानी पिलाने की भी कोशिश की गई। पार्षदों का कहना है कि उनके वार्ड के नालों में पिछले 1 महीने से दूषित पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत भी की जा चुकी है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में अगर जलदाय विभाग जल्द ही दूषित पानी की समस्या का समाधान नहीं करता है तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पाइपलाइन लीक होती है वो सही नहीं होती, कुछ समय के लिए लीक होती है। बाईपास की जनता त्रस्त है गंदे पानी से, उसका अभी तक समाधान नहीं किया गया है। ये जो सुबह मॉर्निंग में सप्लाई आती है सुबह की टाइम पे, तो इसमें भी नई समस्या पैदा कर दी है। चंबल वाली लाइन में मैं कम से कम AC साहब को, JN साहब को और IN साहब को कम से कम 10 बार अवगत करा चुका हूँ भाई इस पानी की समस्या का समाधान करो, लेकिन इनके कान में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। अब मैं अगर ये समस्या का समाधान है मैं उग्र आंदोलन करूंगा। मैं करीब यूं मान के चलो जो पुरानी लाइन से आ रहा है शाम को वो तो कम से कम 1.5-2 महीने हो गए और ये नई समस्या पैदा हो गई। कम से कम ये 5 दिन से रेगुलर पानी आ रहा है, पूरे वार्ड में आ रहा है, पूरे पाइप। ये हम बार बार लाइन वॉश करा देते हैं लेकिन वो कहीं से कनेक्शन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, इस वजह से बैठ जाता है। 2 दिन जैसे हम साफ कराते हैं तब तक सही आता है। उसके बाद आज हमें वापस सूचित हुआ है कि भाई ये गंदा पानी आ रहा है, उसको आज दिखवा के 2 दिन आज के आज ही हम सही करवा देंगे उसको। वो 1-1.5 महीने से लगातार नहीं आ रही। जैसे 2 दिन कराते हैं, साफ कराते हैं, फिर वो 2-3 दिन साफ पानी आता है, फिर वापस आ जाता है, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन से टूटा हुआ बैठता है, फिर वो दिक्कत हो जाती है। ऐसे 1-1.5 महीने से रेगुलर नहीं आ रही। बीच में 2 दिन साफ आता है, 3 दिन साफ आता है, फिर वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वो है दिक्कत। जल्दी समाधान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
12 से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद खुद थाने भी पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। बारां में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। बेटे ने माता पिता को उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद खुद ही पहुंच गया थाने। बारां की नाकोड़ा कॉलोनी में हर कोई सकते में है कि आखिर कैसे एक बेटा अपने माता पिता का कत्ल कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, रात में माता पिता से झगड़े के बाद आरोपी गजेंद्र गौतम ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने जमीन विवाद में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। प्रेम बिहारी हैं और उनकी पत्नी देवकी बाई है। तो उनके साथ में एक उनका बड़ा लड़का गजेंद्र रहता है, गजेंद्र गौतम। उसके साथ लड़ाई झगड़ा और आपसी ग्रह कला इनके यहाँ थी। उसमें ये चीज़ आई कि रात को जो है उसने गजेंद्र ने, और उसका परिवार भी यही था, जो अभी यहाँ से उसकी पत्नी और 2 बच्चे जा चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की है शायद। तो इसने जो है वो मारपीट करके हथियारों से वार करके अपने माता पिता का मतलब जो उनकी हत्या कर। आरोपी गौतम के हमले से पिता प्रेम बिहारी और मां देवकी बाई की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी के इकबालिया बयान ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इसके बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। पड़ोस के लोग भी हैरान थे। बहरहाल जमीन विवाद में जिस तरह एक बेटे ने बेरहमी से अपने माता पिता की हत्या की है, उसके बाद इतना तो कहा जा सकता है कि बदलते समाज में दौलत की लालसा ने रिश्तों की कड़ी को कमजोर कर दिया है। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट।